हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपने अपकमिंग सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, आपका जो एग्जाम है अभी सीटेट का रिसेंटली होना है। कब होता है? जुलाई सितंबर। अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये नहीं आई है, बट यस ऐसा कहा जा रहा है, न्यूज के माध्यम से ऐसा पता चला है कि सितंबर में आपका एग्जाम होगा। बट ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन कोई नहीं आया। जब जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। बट ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है। तो अपनी तैयारी को उस हिसाब से करें कि सितंबर से पहले ही आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं अपने साइंस की। साइंस पेपर 2 में जो साइंस आती है आपकी 30 मार्क्स की, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। एंड इसमें हम थ्योरी के साथ साथ पेडागोजी पोर्शन भी डिस्कस करेंगे। तो जिसमें 20 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी आती है, प्लस आपकी 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है ना। तो आज हमारा डे 6 है इस सीरीज का, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस चैप्टर में हम इसके पीवाईक्यूज भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। कुछ पीवाईक्यूज मैंने रिसेंटली जो अभी आपका 7th और 8th फेब को पेपर हुआ था वहां से भी लिए हैं। तो ये काफी स्कोरिंग टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितने भी हम चैप्टर यहाँ कर रहे हैं उनके पीवाईक्यूज भी साथ लेकर ही चलेंगे। सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें होंगी, ठीक है। और जिस तरह से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उसी तरह से हम अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। मतलब एक एक लाइन एनसीईआरटी को उठा के हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्लास जो है आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी। इंग्लिश और हिंदी, ये जो नोट्स हैं आपको, जो पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपको और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, ठीक है। ये जो पीडीएफ है इस क्लास का आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। प्लस ये जो क्लास है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी डेली शाम को 7 बजे, ठीक है। अभी तो थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं, साथ साथ पेडागोजी भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसमें भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। 1-2 दिन में आपको क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। 5 टॉपिक अभी हमारे हो चुके हैं। आज डे 6 है। 6 टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। एंड कोई भी चीज आप तैयारी करते हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, चाहे वो सीटेट है, केवीएस, एनवीएस, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो चाहे, ठीक है। वहां पे आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना चाहिए कि एटलीस्ट सिलेबस में आ क्या रहा है। ऐसा नहीं आंखें बंद कर किसी भी चैनल को ज्वाइन कर लो और जहां वो पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीजें पढ़ते जाओ, रटते जाओ। ऐसा नहीं करना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, ठीक है। जैसे मैं साइंस की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में आते हैं। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी वेटेज ज्यादा होती है, कुछ ऐसी होती है कि एक एक नंबर का पूछ लिया जाता है, कुछ आपके चैप्टर ऐसे भी हैं जहां से 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो सिलेबस पता होना चाहिए। उस सिलेबस में कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो पता होना चाहिए। किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, तो एवरीथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस एक्चुअली होता क्या है 6 to 8 का। क्योंकि काफी टाइम से, काफी सालों से तो यही सिलेबस चला आ रहा है, चेंज नहीं हुआ है। इस साल भी यही माना जा रहा है कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। बट अगर होता भी है तो इतना वेरिएशन नहीं आता है। बट अगर होगा भी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। बट अभी के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन हमारी हो रही है, वो जो प्रीवियस सिलेबस था आपका उसी पे बेस्ड पे हम करेंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस के। उसमें से 20 आपकी थ्योरी होगी, 10 क्वेश्चन पेडागोजी होंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक्स होते हैं। 6 to 8 की जितनी भी आपके चैप्टर हैं उनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। एंड फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं? मोशन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री के एसिड बेस, फाइबर। बायोलॉजी की ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन। मतलब ये जस्ट एक शॉर्ट टर्म है। इसमें और डिटेल में क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, जैसे मैं फूड की बात करूं, ये मेन टॉपिक्स हैं। ये सारे आपके सीटेट की वेबसाइट पे जो प्रीवियस एक्चुअली पेपर हुआ था अभी फैब में, उसी का सिलेबस है ये। उस टाइम ये सिलेबस अपडेट हुआ था और यही सिलेबस चलता आ रहा है काफी सालों से। तो अभी के लिए जैसे मैं बात करूं फूड की, तो फूड में क्या कौन कौन से चैप्टर आएंगे? सोर्सेज ऑफ फूड आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे, डेफिशिएंसी डिजीज आएंगे, सॉरी फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पूछा जाता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मटेरियल्स में फाइबर टू फैब्रिक आएगा, सिंथेटिक मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एसिड बेस सॉल्ट, फिजिकल और केमिकल चेंज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम। अब इसमें से मैं बात करूं तो कौन कौन सा टॉपिक हम कर चुके हैं। कोल एंड पेट्रोलियम हमारा हो गया है, टिक लगा देती हूँ। कंबशन फ्लेम हम कर चुके हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आज हमारा हो जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी हम कर चुके हैं। एसिड बेस सॉल्ट हम कर चुके हैं।
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीजेस, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, प्लांट्स और एनिमल के हैबिटेट एंड मोशन, वेलोसिटी, फोर्स, फ्रिक्शन, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके सीटेट का सिलेबस और एक एक करके ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। हाउ थिंग्स वर्क में इलेक्ट्रिक सर्किट है, कंपोनेंट है, मैग्नेटिज्म है, लाइट फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, विजन, डिफेक्ट, साउंड एंड लाइट का सारा चैप्टर आ जाएगा यहाँ पे। रिसोर्सेज में एयर एंड वाटर पोल्यूशन, कंजर्वेशन, जिसमें आपका एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं और एक एक करके सारे टॉपिक हम सेपरेट डिस्कस करेंगे अलोंग विद योर PYQs। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा साइंस का सिलेबस, जो कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएंगे। इसके अलावा जो 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स की जो पेडागोजी आती है, तो पेडागोजी के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिशिएटिंग साइंस, अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, मतलब मेथड्स ऑफ साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम, रेमेडियल टीचिंग। तो पेडागोजी के ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज एसिड या व्हाट इज सॉल्ट, इस तरह से नहीं पूछता। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के टिपिकल सा बना के फिर वो क्वेश्चन आपको पूछता है। और पेडागोजी के अगर आपने देखे होंगे तो पेडागोजी के तो इतने लेंदी क्वेश्चन होते हैं, आप देखते ही आपको लगता है कि पता नहीं क्या पूछ ले एग्जामिनर में, बट जो क्वेश्चन जितना लंबा होता है उतना ईजी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ईजी होते हैं, लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा वो घुमाता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, किस तरह से आपको क्वेश्चन जो है रीड करना है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से आपका जो एक्चुअली बेसिक है, बेसिक आपको क्लियर करना है ना। तो वो बेसिक आपका मैं क्लियर यहाँ करवाऊंगी एंड एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम एंड तक पहुंचेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें फिर अपनी आज की क्लास। एंड हमारा टॉपिक है आज का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि मेटल क्या है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप बता दो कि हाँ मेटल इज शाइनी, मेटल इज सनोरस, मेटल इज मेलिएबल, बट एक पर्टिकुलर साइंटिफिक टर्म में आप किस तरह से डिफाइन करोगे कि मेटल्स क्या है? तो आप बोलोगे कि एलिमेंट्स that are electropositive in nature and they lose electrons and they form cations। मतलब मेटल्स क्या होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम क्या है? हमारा मेटल है। सोडियम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव बिकॉज इट इज मेटल, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन्स ये दे देगा। इनके टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जैसे हमारे नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, उसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के हैं, उनके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इसके ऊपर नेगेटिव साइन है। ठीक है, एंड दे फॉर्म कैटाइंस। कैटाइंस का मतलब होता है ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ कैटाइन कह रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को हम एनाइन कहते हैं। क्लियर? तो मेटल्स क्या हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म कैटाइंस। उसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव साइन आता है एंड दे गेन इलेक्ट्रॉन, यू कैन से। एंड उसके अलावा ये क्या करते हैं? एनाइंस फॉर्म करते हैं। मतलब इस पे जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो क्लोरीन है ये क्या है? अभी एनाइन है। ये जो सोडियम है ये क्या है? ये है हमारा कैटाइन बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव साइन। इतना क्लियर हो गया? ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक एक ही क्यों है, दो क्यों नहीं है? तो वो उसके लिए आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चैप्टर पढ़ा होगा।
एटम्स और मॉलिक्यूल्स यहाँ तो मैंने अभी नहीं किया है, बट जो साइंस सीरीज चल रही है वहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन डिटेल हमने डिस्कस किया है चैप्टर। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम निकालेंगे तो मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। ठीक है, तो 11 है, अगर सोडियम की एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 2 8 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। तो मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, इस तरह से KLMN शेल पढ़े है ना हमने, तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है ना उस पे 1 इलेक्ट्रॉन है और इनर मोस्ट शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे अंदर 2 है, 2 बना दो, यहाँ पे 2 4 6 और 8 है, यहाँ पे 8 है, उसके बाहर वाले में 1 है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसका जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दैट्स ओनली वी कैन से कि वो जो एटम है, वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल है। बट यहाँ पे इस केस में इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन ना डोनेट कर देता है ताकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहे और ये स्टेबल रहे। ठीक है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, आप कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर देता है। तो एटम्स जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। तो इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। क्यों दिया, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी होगी, 2 + 8 10 10 + 7 17, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले लेगा। ठीक है, तो सोडियम ने इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम भी स्टेबल हो गया, क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। दैट्स वाई सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि अपना इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया, ये पॉजिटिव 1 ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है। जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा उसके ऊपर उतनी ही चार्ज आएंगे। 2 पॉजिटिव आ सकता है, 3 पॉजिटिव आ सकता है, या 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, इस तरह से चार्जेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मेटल्स धातु क्या होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋणायन बनाते हैं, इन्हें कहते हैं नॉन मेटल्स। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हर कोई याद रख लेगा, मुझे पता है आप याद रख लोगे कि मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, शाइनी होते हैं। बट ये तो आप याद रख लोगे, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखने हैं एक्सेप्शंस, क्योंकि एग्जामिनर एक्सेप्शन में से ही क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको कि मेटल्स कैसे होते हैं, हाईली मेलेबल है या नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछेगा। तो एक्सेप्शंस आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर फिजिकल स्टेट की बात करूं तो मेटल्स कैसे होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। बट मर्करी ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है ना, तो ये एक्सेप्शन है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी बिकॉज मर्करी इज लिक्विड। सेकेंड प्रॉपर्टी, हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस, मेटल जो है जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटाशियम इतने सॉफ्ट मेटल है कि वी कैन कट विद अ नाइफ, हम इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। उसके अलावा मेलेबिलिटी की बात करूं, मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उस सब्सटेंस को पीट पीट के थिन शीट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मतलब थिन शीट्स के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपने देखा है एल्यूमिनियम शीट्स हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल हम घर पे यूज करते हैं, तो दैट इज मेलेबल, मतलब उसको हम पीट पीट के हम थिन शीट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं ना, दे आर हाईली मेलेबल, उनको हम शीट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट स्टिल यहाँ भी एक्सेप्शन है, जिंक इज ब्रिटल, नॉन मेलेबल नहीं होता, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब इजिली टूट जाता है अगर उसको आप ज्यादा पीटोगे तो, दिस इज नॉट मेलेबल। डक्टिलिटी की बात करूं, डक्टिलिटी क्या होता है, जैसे हमने मेलेबल में देखा कि उनको थिन शीट्स के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है वी कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतली पतली तार के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर्स हम घर में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है
कि उनको हम थिन वायर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नॉन मेटल्स को हम नहीं कर सकते, मेटल्स को कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दे आर हाईली डक्टाइल। अब यहाँ भी एक्सेप्शन है, मर्करी इज नॉट डक्टाइल एंड इट इज इन लिक्विड स्टेट। कंडक्शन ऑफ हीट की बात करें तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट लेड एंड मर्करी विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड बिकॉज लेड इज अ पुअर कंडक्टर। क्लियर। नेक्स्ट है लश्चर। लश्चर की बात करूं मैं तो मतलब लश्चर होता है शाइनी, तो मेटल्स आर शाइनी इन नेचर, मेटालिक लश्चर होता है उनमें। जैसे आपने देखा है, आप गोल्ड चेन पहनते हो, आप सिल्वर पहनते हो, या फिर आपने घर में भी देखा होगा कोई आपका जैसे स्पून वगैरह है, बर्तन है, तो वो कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, है ना। बट यहाँ पे भी सोडियम और पोटाशियम जो है दे लूज शाइन क्योंकि रिएक्ट विद एयर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, बट सोडियम और पोटाशियम है लो मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम एंड सीजियम आल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड जैसे आप उसको इवन हथेली पे रखोगे तो वो एकदम से मेल्ट हो जाते हैं, गैलियम और सीजियम। डेंसिटी की बात करूं जनरली हाई डेंसिटी, बट अगेन सोडियम और पोटाशियम की लो डेंसिटी होती है, दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। सोनोरिटी मतलब दे प्रोड्यूस साउंड, बट लेड इज नॉट सोनोरस। लेड कैसा है, साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, वो नॉन सोनोरस होता है। सोनोरस का मतलब होता है जैसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे स्कूल टाइम में होते थे ना, हमारी बेल होती थी, बेल बजती थी हर पीरियड के बाद, तो उसको हम कहते हैं सोनोरस साउंड, तो टन साउंड आता है, तो उसको कह रहे हैं सोनोरस। तो मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बट लेड इज नॉट सोनोरस। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की जो कि आपको याद रखनी है एक्सेप्शंस के साथ। क्लियर। नेक्स्ट, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी में जब आप नोट्स लर्न करोगे तो हिंदी में लर्न कर लेना। बाकी मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हिंदी में ही डिफाइन कर रही हूँ, डिस्क्राइब में हिंदी में ही कर रही हूँ। बाकी जब आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो हिंदी में इस तरह से आप लर्न कर सकते हो इन नोट्स के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट की बात करूं तो नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड में भी, और गैसेस में भी हो सकता है। ठीक है। बट जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड मैनी अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो कैसे होते हैं, वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है। हार्डनेस की बात करूं तो जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड। मेलिएबिलिटी, नॉन मेलेबल होते हैं, थिन शीट्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। डक्टिलिटी, नॉन डक्टाइल होते हैं, थिन वायर्स नहीं बना सकते। कंडक्शन ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो पुअर कंडक्टर, बट ग्रेफाइट जो है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। लश्चर जनरली डल होते हैं, बट आयोडीन इज लश्चरस। आयोडीन नमक हम घर पे यूज करते हैं, आपने देखा वो शाइनी नेचर का होता है, जबकि आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है, बट डायमंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एंड डेंसिटी में जनरली लो डेंसिटी होती है, बट डायमंड हैज हाई डेंसिटी। इसमें ज्यादातर एक्सेप्शन आपको डायमंड के ही मिलेंगे, है ना। सोनोरिटी, नॉन सोनोरस होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि देखो ये एक्सेप्शंस आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, इसके लिए और कुछ ऑप्शन नहीं है। एक दो बार रीड करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। क्लियर। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लर्न कर लेना कि नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। क्लियर। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लूं रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑप्शन बी ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, डी ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड, क्या सभी धातुएं ठोस हैं। अभी हमने देखा ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, क्या सभी मेटल हार्ड हैं, जी नहीं। सोडियम और पोटाशियम हमने देखा कि वो हार्ड नहीं है, उनको तो हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो ये भी सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही नहीं है, सेकंड भी सही नहीं है। थर्ड है ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, जी नहीं, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट गैसेस। सम आर इन लिक्विड स्टेट, सम आर इन सॉलिड स्टेट। जैसे लिक्विड स्टेट की बात करूं तो ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो गैसेस में है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है। उसके अलावा आयोडीन, अभी हमने देखा आयोडीन कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, और आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है कि सभी अधातुएं गैसें हैं। सभी अधातुएं
जो है नॉन डक्टाइल, ये थोड़ा सा चेंज कर लूंगी, ठीक कर लेना इसको। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारे नॉन डक्टाइल है, तो यस दिस इज ट्रू, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या था, थिन वायर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स को थिन वायर में हम नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते, दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल इन नेचर। नॉन डक्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं एक बार देख लेना प्लीज यहाँ पे, इसको बाकी जब ये नोट्स मिलेंगे ना तो उसमें ठीक कर दूंगी मैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द नॉन मेटल used in the purple colored solution applied on wound as antiseptic is, बैंगनी रंग में प्रयुक्त अधातु रंगीन घोल घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जाता है, वो कौन सा है? दैट इज आयोडीन। आयोडीन टिंक्चर, जो आपको चोट वोट लग जाती है ना तो पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन लगाया जाता है, उसे कहते हैं आयोडीन, मतलब उसमें क्या होता है, स्पेशली आयोडीन होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके सीटेट में से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो भी देखेंगे, बट पहले रिएक्टिविटी सीरीज आप समझ लीजिए। और ये रिएक्टिविटी सीरीज तो पता नहीं मैं कितनी बार हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं ये आ ही जाती है। जैसे अभी हमने एनसीईआरटी वाली सीरीज में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला चैप्टर किया, वहां पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज की। फिर उसके अलावा वहां पे उसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब उसी सीरीज में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वहां दिखाया, वहां मैंने बताया। तो हर जगह ये आ जाती है, और अब यहाँ सीटेट वाली सीरीज में भी। तो देखो, जो रिएक्टिविटी सीरीज है आपको याद रखनी है, किस तरह से याद रखनी है उसके लिए एक निमोनिक है, निमोनिक मैं लिख देती हूँ। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, instead try learning how copper saves gold. Instead try learning how कॉपर सेव्स गोल्ड। अब जरूरी नहीं है इसी से याद रखो, कोई और तरीका है आपके पास, उसके थ्रू भी आप याद कर सकते हो। आपको बस याद करना है, चाहे कैसे भी करो, गोल्ड प्लेटिनम। तो इस निमोनिक से इजिली आपको याद हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। अब जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर वाले मेटल्स हैं, दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाओगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आते जाएंगे। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, ऊपर वाले मेटल्स, ये नीचे वाले मेटल्स को तो रिप्लेस कर सकते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होगी तो ये नीचे वाले मेटल्स को तो रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम आयरन को तो रिप्लेस कर लेगा, बट आयरन मैग्नीशियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज जो मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट रिएक्टिव है, वो तो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर लेगा, बट लेस रिएक्टिव वाला मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। बाकी ये होगी सीरीज, इस निमोनिक से आप याद रखोगे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम। तो पी से हो गया आपका पोटाशियम, एस से हो गया सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, सी से कार्बन, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एस से सिल्वर, जी से गोल्ड एंड पी से प्लेटिनम। ये सीरीज आपको याद रखनी है। इतना क्लियर हो गया? अब क्वेश्चंस पे चले। देखो क्वेश्चंस देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से किस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन but not able to displace metal C from its salt solution, and metal B displaced metal D from its salt solution. So which of the following depict correct order of reactivity of metals? एक मिनट, यस, ठीक है। चार धातुएं हैं आपके पास ए बी सी डी, आपको बताना है कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सी लेस, मतलब कौन सी मोर रिएक्टिव है, कौन सी लेस रिएक्टिव है। जो देखो मैंने भी आपको बताया, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर लेगा, बट लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो उस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है मेटल ए डिस्प्लेस मेटल बी। जो मेटल ए है ना, मेटल बी को डिस्प्लेस कर लेगा, मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कि ए इससे ज्यादा पावरफुल है, यही हुआ ना। उसके अलावा आगे है बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल सी, बट मेटल सी को, ए जो है बी को तो डिस्प्लेस कर रहा है बट सी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, सी को नहीं कर पा रहा है, इट मीन सी इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट पावरफुल होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा।
आगे है मेटल बी डिस्प्लेस मेटल डी। मेटल बी जो है ना मेटल डी को तो डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो अब ये वाली सीरीज देख लो कहाँ बन रही है, सी ए बी डी। सी सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी। ये सीरीज आपकी बन रही है सी ए बी डी, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आयरन जिंक को जिंक से रिप्लेस कर सकता है। आयरन जिंक को जिंक सल्फेट से, ये हिंदी वाला मैं एक बार चेक कर लूंगी। आयरन जो है जिंक को जिंक सल्फेट से अलग कर सकता है, सेपरेट कर सकता है, मतलब रिप्लेस कर सकता है। सेकंड है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जिंक जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर सकता है। या फिर कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन, या फिर कॉपर आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हमें बता रहा है कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन कैन रिप्लेस जिंक। क्या आयरन, इस तरह से रिएक्शन लिख लो, आयरन जो है जिंक को रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम जिंक सल्फेट, इस तरह से बना दो जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर सल्फेट बना दो। थर्ड रिएक्शन है कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट, FeSO4। अब इन तीनों रिएक्शन में से कौन सी पॉसिबल है आपको ये बताना है जनरली। तो आयरन जो है जिंक को रिप्लेस कर सकता है, जी नहीं। आयरन देखो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, देखो कहाँ है आयरन, आयरन आपका कहाँ है, आयरन है ये और जिंक है इसके ऊपर, तो मतलब जिंक ज्यादा पावरफुल है। तो आयरन तो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड है जिंक कैन रिप्लेस कॉपर। क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो यस, जिंक जो है कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि देखो जिंक कहाँ है, ये है, कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जिंक ज्यादा पावरफुल है, तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। तो दिस इज ट्रू। थर्ड है कॉपर कैन रिप्लेस आयरन। कॉपर जो आयरन को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर एक्टिविटी सीरीज में नीचे है, आयरन उसके ऊपर है। देखो आयरन उसके ऊपर है, आयरन है ये, और कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो आयरन ज्यादा पावरफुल है, कॉपर कम पावरफुल है। तो कॉपर जो है आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। एक मिनट, कॉपर जो आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ओनली बी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ओनली बी, केवल बी जो है वो पॉसिबल है। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। आई होप ये सेशन आपको, मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे मेटल्स की, उसके बाद देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण देख लेते हैं पहले, उसके बाद अधातुओं के देखेंगे। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी आगे देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है इफ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल M है, M या मेटल लिख दीजिए, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ये क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होंगे ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है, कुछ तो मेटल्स, मतलब कुछ मेटल ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह ही रिएक्ट करेंगे। कभी तो वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, कभी तो वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा। अब एम्फोटेरिक कौन कौन से हैं वो एक्सेप्शन मैं भी आपको बताऊंगी आगे, बट आपको याद रखना है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है। जैसे मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी हम करते हैं हमेशा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। ये कैसे नेचर के होते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों ही प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, जनरली बेसिक। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, जो आमतौर पर कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो ऐश बनेगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होगी। और ये इसके जो ऑक्साइड्स हैं ये कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। इवन सम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, जिसको हम कह रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
कुछ ऑक्साइड अम्ल और कशाद दोनों के साथ यह अभिक्रिया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। आपको ये याद रखने हैं कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में बाकी जितने भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो सारे बेसिक ऑक्साइड्स होंगे एक्सेप्ट एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के। ठीक है, बाकी उसमें जो नीचे वाले रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले जो सब्सटेंसेस एलिमेंट्स है लाइक कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये भी आपको याद रखना है। तो फर्स्ट रिएक्शन होगी हमारी ऑक्सीजन वाली कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे। कुछ केसेस हैं जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, सॉरी आयरन नहीं, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी हैं, कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है। एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड whose solution turn red litmus blue, which of the following could be x। मतलब एक एलिमेंट है, क्या है वो, x है। जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया ना, तो उसने जो ऑक्साइड बनाए, मान लीजिए इसके ऑक्साइड बने, तो वो कह रहा है ये जो ऑक्साइड है इसका जो सॉल्यूशन है, इसको जब हमने वाटर में मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बन गया इसका, तो ये जो है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। मतलब रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर दे रहा है। ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस ये सब्सटेंस कैसा है, बेसिक नेचर का है ना। और बेसिक नेचर के ऑक्साइड्स कब बनते हैं, जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। कुछ पर्टिकुलर मेटल्स हैं, अब इसमें से देख लो मेटल कौन सा है। सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये तो नहीं है, ये नॉन मेटल्स है। इसमें से मेटल्स क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, कि ये जो एक्स है ये क्या है, मैग्नीशियम है। और इसके ऑक्साइड जो है बेसिक कलर के होंगे। जब इसमें हम लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर हो जाएगा, ब्लू कलर शो करेगा, इट मींस ये सब्सटेंस बेसिक नेचर का है। तो मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बना रहे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड है रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। अब जब हम मेटल को ठंडे पानी के साथ रिएक्ट, अच्छा देखो इसमें ना 3 केसेस होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो गर्म पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, वो कहेंगे भाई हम गर्म पानी से नहाएंगे, हम ठंडे पानी से नहीं नहाते, ठीक है। तो वो भी क्या बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, उसमें उतनी ही ज्यादा विग्रसली रिएक्शन होगी और उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जो हायर रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, जो ऊपर वाली मेटल्स हैं, वो ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी, क्योंकि वो वाटर के साथ ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करेंगी, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा ना, वो हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, फिर वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ये आपको याद रखना है। वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी ही, बट काफी कम अमाउंट में गैस रिलीज होगी। तो आपको क्या याद रखना है, जो मेटल्स हैं जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बनता है इसलिए बता रही हूँ, जब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब तो वो बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब यहाँ पे इन केसेस में जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है वो उतनी ही ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट केस ऐसा है जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। कुछ मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे ना, तो ये प्रोड्यूस करेंगे मेटल ऑक्साइड। जैसे आयरन जो है वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ऑल्सो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होगी, बट काफी कम अमाउंट में होगी। तो ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं। कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ हॉट वाटर से, कुछ स्टीम से। अब आपका जो रिसेंटली भी क्वेश्चन पेपर हुआ था ना 7 या 8 फरवरी में, दोनों ही दिन, पता नहीं 8 में आई ये क्वेश्चन या 7 में आगे मैंने ले रखा है, उसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करेगा। वो अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ मेटल कोल्ड वाटर से करेंगे, कुछ हॉट से, कुछ स्टीम से। कौन कौन से हैं जो कोल्ड से करेंगे, कौन से हॉट से, कौन से स्टीम से, वो भी आगे बताऊंगी अभी आपको, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, जब मेटल कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट करे तो मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। जब स्टीम के साथ रिएक्ट करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, अब यहाँ मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब
रिएक्शंस अगर देखें, जैसे सोडियम की बात करूं, सोडियम देखो सबसे ऊपर सीरीज में यही है ना, स्टॉप, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज से क्या है, पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। तो ये जो तीनों मेटल्स है ना, पोटाशियम सबसे ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करेगा, उससे कम सोडियम, और कैल्शियम सबसे स्लो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, इतना विग्रसली रिएक्ट नहीं करेगा जितना पोटाशियम करेगा, ठीक है। और इन तीनों ही केसेस में जो हाइड्रोजन रिलीज होगी, पोटाशियम सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एज कम्पेयर टू सोडियम और कैल्शियम, क्लियर। तो इस तरह से हाइड्रोक्साइड बनेंगे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सेकंड है, अगर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, अब हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करेगा, सिर्फ मैग्नीशियम है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बट कम अमाउंट में होगी एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, क्लियर। थर्ड केस आपको याद रखना है कि रिएक्शन विद स्टीम, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ये तीनों जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उसके अलावा नीचे वाले जितने भी हैं, जैसे कॉपर हो गया आपका, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए, अब ये कौन सा ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है, कौन सा गर्म, कौन सा स्टीम से, ये एक चार्ट है, इसके थ्रू आप याद रख सकते हो। पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और स्टीम जो है, जो स्टीम से रिएक्ट करेंगे, मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन स्टीम से रिएक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, तो वाटर ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्लियर हो गया। चलिए, अब ये क्वेश्चन, इसकी बात कर रही थी मैं, 7th या 8th में आया आई थिंक, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आइडेंटिफाई द मेटल्स। अच्छा, आपकी रेफरेंस के लिए मैं पेपर भी अटैच कर दूंगी, नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं जी नहीं मैम, ये तो प्रीवियस ईयर में आया ही नहीं है, तो मैं पीडीएफ भी अटैच कर दूंगी आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा वो भी, ठीक है। आइडेंटिफाई द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद वाटर। तो ए बी सी, तीन हमारे पास मेटल्स हैं, ए बी और सी। ए जो है रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ए जो है ठंडे पानी के साथ काफी विग्रसली जो है रिएक्ट करेगा। उसके अलावा, एक मिनट, यस, उसके अलावा जो बी है, रिएक्ट विद स्टीम ओनली, ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया स्टीम के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। सी है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सी क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। ए ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहा है, काफी विग्रसली रिएक्ट कर रहा है, बी स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, सी कोई रिएक्शन शो ही नहीं कर रहा। तो आपको बताना है ए बी सी एक्चुअली है क्या। तो देखो, ए आपका पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम कुछ भी हो सकता है, मैग्नीशियम तो नहीं होगा, ओ माय गॉड, मैग्नीशियम तो नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्ट करता है ना, तो मैग्नीशियम तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका कट गया। अब ए बी सी में से कोई एक हो सकता है। अब देखो, रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था, एल्यूमिनियम और जिंक और आयरन जो थे वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो आयरन हो सकता है, कॉपर तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया, मतलब कट हो गया। आयरन और जिंक में से कोई हो सकता है, अब फर्स्ट और थर्ड में से आपका कोई आंसर होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि फर्स्ट है या थर्ड है, ये डिसाइड करेगा आपका सी। सी क्या है, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब कौन सा है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कॉपर या आयरन, आयरन तो हमें पता है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, तो ये तो हो गया कैंसिल। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि कॉपर जो है वो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, आपको बताया ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये जो है वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। देखो, रिएक्टिविटी सीरीज ना हर जगह काम आएगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पोटाशियम, आयरन, कॉपर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड्स। अब जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होता है। जैसे मेटल है जिंक और सॉरी हाँ मेटल है जिंक और ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन से एसिड से, हाइड्रोक्लोराइड। HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अब इसमें मेटल तो सब एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा ना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, बट एक मेटल ऐसा है, सॉरी एक एसिड ऐसा है, नाइट्रिक एसिड। वैसे तो मेटल हर एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाएगा, मतलब सारे जो मेटल्स हैं वो सभी एसिड्स के साथ
जितने भी मेटल है वो सभी एसिड के साथ ये बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाएंगे। बट एक एसिड ऐसा है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। जब किसी मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा HNO3, तो ये क्या करेगा, ये मेटल नाइट्रेट बनाएगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। ये जो आपका नाइट्रिक एसिड है ये क्या करेगा, मेटल नाइट्रेट बना देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाएगा प्लस वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, इसमें तो जनरली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, बट यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है, ये वाटर बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो रिलीज होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जनरली जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बट एक एसिड ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा और वो एसिड है नाइट्रिक एसिड। मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें के अंदर एक और एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शंस आ रही है ना। अब इसमें क्या है, ये जो HNO3 है ना, ये कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है, सबके साथ नहीं करता, सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करने पर ही हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब बाकी मेटल्स के साथ करेगा तब तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर ही रिलीज करेगा। बट जब वो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो उस केस में वो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। क्लियर, इतना क्लियर हो गया कि रिएक्शन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बट एक मेटल ऐसा है एसिड ऐसा है, मेटल नहीं, एक एसिड ऐसा है जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, जो क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये मेटल नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये सिर्फ दो मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर ही हाइड्रोजन गैस बनाएगा, बाकियों के साथ तो यही बनाएगा। बट दो मेटल्स ऐसे हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, दो गुंडे हैं ये ऐसे गुंडे हैं जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कराएंगे, किससे, नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेस। अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी क्या बनेगा, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो मोर रिएक्टिव मोर पावरफुल मेटल होता है वो लेस पावरफुल वाले को रिप्लेस कर देता है। तो आयरन कॉपर सल्फेट, इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो आयरन जो है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट और कॉपर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो तरह की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये हमने फिजिकल और केमिकल चेंज वाले चैप्टर में इन डिटेल डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई सारी रिएक्शंस ऑफ मेटल्स की रिएक्शन। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड के साथ क्या बनाएगा, बेस के साथ क्या बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी होती है। ये होगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं कि अगर नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा। तो नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, NM लिख देते हैं उसको, नॉन मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनेंगे। बट ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक नेचर के होंगे। आपने देखा था जब मेटालिक ऑक्साइड्स बन रहे थे ना, वो बेसिक नेचर के थे, बट कुछ ऐसे थे एल्यूमिनियम, जिंक और आपका लेड, जो क्या कर रहा था, वो कैसे बना रहा था, वो बेसिक ऑक्साइड्स बना, सॉरी वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बना रहा था, है ना। देखो हमने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाता है, और ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स थे ये कैसे थे, बेसिक नेचर के थे। बस कुछ ऐसे मेटल्स थे एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो एम्फोटेरिक थे, मतलब वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहे थे। बट मेटल और ऑक्सीजन जनरली जो ऑक्साइड्स बनाते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड जो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। तो नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल्स है ना वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो हमें पता है नॉन मेटल्स डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, तो उसमें रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं कर सकते। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, बिकॉज दे डू नॉट, क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डिस्प्लेस, ये क्या करते हैं, दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, दे कैन नॉट डिस्प्लेस
हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई इसके बीच में रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आयंस जहां होंगे वहीं पे ही रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये जो नॉन मेटल्स हैं ये कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है वाटर और एसिड के साथ रिएक्शन। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन विद बेस। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, मतलब जो नॉन मेटल्स है ना खुद इतना एसिडिक नहीं होता कि वो बेस के साथ रिएक्ट कर पाए। उनके जो ऑक्साइड्स है ना दे रिएक्ट विद बेस, ठीक है। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे इनके जो ऑक्साइड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जो है बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। मेटल्स जो एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है ना वो एलिमेंटल फॉर्म में खुद रिएक्ट नहीं कर सकते बेस के साथ, पॉसिबल नहीं है। बट उनके जो ऑक्साइड्स हैं, उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं बेस के साथ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर रिलीज होगा। अब कुछ नॉन मेटल्स ऐसे भी हैं दैट रिएक्ट अंडर सम स्पेशल कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन रिएक्ट विद NaOH। क्लोरीन जो है NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड प्लस वाटर। जनरली मेटल जो है नॉर्मल कंडीशंस में बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि जो नॉन मेटल्स हैं नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। प्लस कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो अंडर सम स्पेशल कंडीशन रिएक्ट कर सकते हैं बेस के साथ। क्लियर? तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। क्लियर? तो ये हो गया रिएक्शन विद बेस। एंड उसके अलावा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, फिफ्थ स्टेप है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। जो नॉन मेटल्स है ना जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए कार्बन हमारा एक नॉन मेटल है, तो जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। और ये कोवलेंट कंपाउंड क्यों बनाएगा, इसमें मीथेन का एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। मीथेन क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। क्लियर? तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 4। तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, है ना। इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, बट इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले, और ना ही इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, क्योंकि डुप्लेट भी होगा तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। बट इसके पास कार्बन के पास इतनी एनर्जी ही नहीं है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बेचारा, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अब ये स्टेबल होना तो चाहता है बट स्टेबल कैसे होगा? तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ही क्यों करेगा? बिकॉज देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और हमें पता है हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है तो इसको भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन से मिलेगा। अब ये क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन ले लेगा, चारों हाथों पे अपने हाइड्रोजन लगा लिए। इसके पास कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे ना कार्बन के पास पहले, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। एक एक इलेक्ट्रॉन इसने किससे ले लिया? हाइड्रोजन से ले लिया। 2 3 4, 4 हाइड्रोजन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए। तो कितने हो गए अब कार्बन के पास? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस अभी क्या हो रहा है, दोनों ही स्टेबल है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। तो इसी तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। देखो हमने दो तरह के बॉन्ड पढ़े हैं, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किए। जबकि आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का मैंने एग्जांपल दिया था कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपने दिए हैं, इसने डोनेट किया है, इसने गेन किया है, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग हो रही है सोडियम क्लोराइड के बीच, दिस इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो जब भी रिएक्शन होगा नॉन मेटल्स का विद हाइड्रोजन तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ने क्या बना दिया, HCl। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया, वाटर। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बना दिया, 2NH3 अमोनिया। सो नॉन मेटल्स यूजुअली नीड इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर शेल, एंड हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद देम। सो स्टेबल
कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। मेरा पेन ना चल नहीं रहा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना बस। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। तो हमने मेटल्स के केस में भी 5 रिएक्शंस देखी, नॉन मेटल्स के केस में भी 5 रिएक्शंस देखी। मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया था, मेटल ऑक्साइड बनाए थे। हाइड्रोजन सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन गैस बनी थी। अब उसमें भी 2 केसेस देखे थे कि जब हाईली रिएक्टिव मेटल जो है रिएक्ट कर रहे थे ऑक्सीजन वाटर के साथ तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और जो नीचे वाले लेस रिएक्टिव मेटल थे वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। जो स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे थे वो ऑक्साइड बना रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो रिएक्शन ही नहीं कर रहे थे। उसके अलावा एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। और फिफ्थ देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम वैसे ही नॉन मेटल्स के केस में भी हमने 5 रिएक्शंस देखी। सबसे पहली रिएक्शंस हमने एक मिनट कि ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, गेन करते हैं। सॉरी नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज नहीं करते। दैट्स वाई वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते और इनके बीच में रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन विद बेस हमने देखा कि बेस एलिमेंटल फॉर्म में तो रिएक्ट नहीं कर सकते अंडर नॉर्मल कंडीशंस, बट उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं बेस के साथ। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स, कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो सम अंडर सर्टेन कंडीशंस जो है रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखा कि जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। क्लियर, तो ये सारी चीजें हमने देखी। एंड ये होगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने क्या किया, देखो हमें पता है जो हमारे मेटल्स है ना वो नेचर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जिनको हम कहते हैं मिनरल्स, क्योंकि वो नेचुरली प्रेजेंट है। अब ये जो मिनरल्स हैं इनमें ओर्स प्रेजेंट हैं, मतलब जैसे आयरन का ओर प्रेजेंट होगा, जैसे या फिर एग्जांपल देती हूँ आपको, मरकरी का ओर होगा। ठीक है, तो उनको हम कहेंगे ओर। तो ओर से हमने निकाल लिया मेटल। मतलब इस तरह से ये एक रिएक्शन आपको याद रखनी कि मिनरल्स क्या है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, हमने खुदाई की, हमें मिनरल मिले, उस मिनरल में से अब हमें इस मेटल को अलग करना है तो ये ओर के साथ प्रेजेंट है। और ओर कौन सा है, मान लीजिए हमारे पास हेमेटाइट है। ठीक है, आयरन का ओर है ये, जिसका नाम है हेमेटाइट। ठीक है, Fe2O3 इस तरह से प्रेजेंट है, Fe2O3 ऑक्साइड की फॉर्म में है। ठीक है, हमें एक मिनरल्स जो मिनरल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। आपने अर्थ की खुदाई की, आपको मिनरल मिला, इस मिनरल से आपने निकाला ओर। ये जो ओर था ये आयरन का ओर था। इस आयरन के ओर से आपने आयरन, कौन सा मेटल, आयरन को आपने अलग करना है। तो इसी तरह की इस चीज को हम कह रहे हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का मतलब अब इस ओर से हमने इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो उस एक्सट्रैक्शन के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग तरीके हैं। तो देखो हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाईली रिएक्टिव मेटल, उसके अलावा ये है मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल, और ये है लेस रिएक्टिविटी वाले मेटल्स। तो ऊपर के जो 5 है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और इनके ओर से अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है मेटल्स का, मेटल्स को निकालना है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो है मेटल्स को निकालेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस आपको पता है, कैथोड लगाते हैं, एनोड लगाते हैं और करंट पास कराते हैं, और फिर हम उसमें से ये जो मेटल्स हैं इनको अलग करते हैं। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको रिडक्शन विद कार्बन की हेल्प से हम अलग करते हैं, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है। उसके बाद अलावा जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है ना, उनको हम डायरेक्टली हीट करके भी उन मेटल्स को अलग कर सकते हैं। देखो ये हिंदी वाले बच्चे हिंदी में रीड कर लेना कि जो अधिक रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं, अधिक अभिक्रियाशील है, उनको विद्युत अपघटन के थ्रू हम सेपरेट करेंगे। मध्यम वाले जो हैं उनको कार्बन द्वारा करेंगे, और जो कम रिएक्टिव है उनको गर्म करने से ही हम सेपरेट कर लेंगे, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये टेबल है जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, ये 10th की एनसीईआरटी में है, क्योंकि अब देखो चीजें ना 10th तक के लेवल की आती है। पहले तो क्या था 6 to 8 की ही आपको डायरेक्टली चीजें पूछ ली जाती थी। अब जो है धीरे धीरे स्टैंडर्ड आपका सीटेट का बढ़ रहा है, तो 10th तक की चीजें पूछी जाती हैं। अब कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी, क्या पूछा जाएगा, वो सारी चीजें आप मेरे पे छोड़ दो, मैं डायरेक्टली आपको हर चीज कराऊंगी जो भी एनसीईआरटी में दिया है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब जो टॉपिक जिस तरह से पूछा जाएगा उसको हम उस हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओर है हमारे पास,
ओर को हम किस तरह से कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब उसको उसमें से जो इम्प्यूरिटीज हैं उसको हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने देखो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और ये लो रिएक्टिव वाले मेटल। जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स है ना हमारे, जैसे कॉपर हो गया, हमारा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये तो क्या है, इनके जो ओर हैं वो सल्फाइड के साथ प्रेजेंट होते हैं। सल्फाइड और आपको जैसे ही दिखेगा आप कहोगे कि ये जो ओर है ना, ये आपका किसका ओर है, लो रिएक्टिविटी मेटल्स का ही ओर है। आज ये पेन भी काफी ठीक है। जो लो रिएक्टिविटी वाले मेटल है वो सल्फाइड ओर के साथ होंगे। सल्फाइड ओर के साथ जो भी ओर होगा आपको समझ आना चाहिए कि ये कौन सा ओर है, लो रिएक्टिविटी मेटल का ओर है। तो इसको आप डायरेक्टली रोस्ट करोगे, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने हीट कर दिया उसको डायरेक्टली, और आपको वो मेटल जो है वो मिल जाएगा। फिर उसको आप रिफाइन करोगे, क्लीन करोगे। जो हाईली रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप सेपरेट कर लोगे। बट जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं वो या तो कार्बोनेट ओर के साथ होंगे या फिर सल्फाइड ओर के साथ होंगे। तो अगर तो वो सल्फाइड ओर के साथ प्रेजेंट है तो उनकी रोस्टिंग करोगे, जैसे यहाँ पे रोस्टिंग की, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे। उसके अलावा जो कार्बोनेट की ओर है उनको कैल्सिनेशन करोगे। तो कैल्सिनेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको इसको हीट करना है, जिस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कैल्सिनेशन। तो जो कार्बोनेट के ओर हैं उनको आप हीट की एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करोगे। जो सल्फाइड ओर हैं हीट की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिसको आप हीट कर रहे हो उसको कह रहे हो रोस्टिंग। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिसको आप हीट कर रहे हो उसको आप कह रहे हो कैल्सिनेशन। तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल या तो कार्बोनेट ओर के रूप में होंगे या सल्फाइड ओर के साथ होंगे। सल्फाइड ओर के साथ होंगे तो रोस्टिंग करनी है, कार्बोनेट ओर के साथ होंगे तो कैल्सिनेशन करनी है। फिर हमें मेटल के ऑक्साइड्स मिल जाएंगे, तो फिर उन ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे, कार्बन के साथ हीट करेंगे और फिर हमें मिल जाएगा मेटल। क्लियर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमें जो मिनरल मिला था उसमें से हमें मिल गया और अब उस ओर को हम क्या करें, उस ओर को किस तरह से, उस ओर से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यही प्रोसेस हम यहाँ देख रहे हैं, किस ओर में से हम किस तरह से हाईली रिएक्टिविटी वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना है आपको उस मेटल को, है ना। लो रिएक्टिविटी मेटल में रोस्टिंग करोगे। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है अगर तो वो कार्बोनेट ओर के साथ हैं तो कैल्सिनेशन करोगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना है। सल्फाइड ओर है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना है, जिसे रोस्टिंग कह रहे थे। और अगर हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल है उनकी डायरेक्ट आप इलेक्ट्रोलिसिस करके प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से ओर को किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किस ओर से किस मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो मेटल्स को 3 पार्ट में, एक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया और तीनों के अलग अलग मेथड है एक्सट्रैक्शन के। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है करोजन का, छोटा सा टॉपिक है। करोजन क्या होता है, जंग लगना। ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एनवायरमेंट, पर्यावरण के कारण धातु का धीरे धीरे नष्ट होना, उसको कहते हैं करोजन। अब इसका एक एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो आयरन में, लोहे में जंग लग जाता है तो उसको आप किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हो, पेंट करके आप प्रिवेंट कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की कोटिंग होती है इसमें, उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग में एलॉइंग क्या होती है, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया या फिर एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया, तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं एलॉय। अब इसमें जरूरी नहीं है 2 ही मेटल हो, 2 या 2 से ज्यादा मेटल भी हो सकते हैं। मेटल प्लस मेटल का मिक्सचर भी आप बना सकते हो, मेटल प्लस नॉन मेटल का मिक्सचर भी आप बना सकते हो, उसको आप कहोगे एलॉय। बट ये जो मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग के थ्रू भी आप करोजन, उस पर्टिकुलर चीज को करोजन से बचा सकते हो। ये जो एनोडाइजिंग है प्रॉपरली, मतलब मोस्टली हम एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें करते हैं, और इस एनोडाइजिंग से इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी आगे दिखाऊंगी। तो एनोडाइजिंग में क्या होता है, देखो आपका जो एल्यूमिनियम है ना, इसकी एक खुद की प्रॉपर्टी है कि ये क्या करता है, अपने ऊपर ऑक्सीजन की लेयर लगा लेता है। ऑक्सीजन जैसे इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम को जंग लगने से बचाता है, इसमें जंग नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। बट ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी लेयर चढ़ेगी ना ऑक्सीजन की, ये इतनी कारगर, मतलब इतनी थिक नहीं होगी, थोड़ी पतली लेयर होगी। तो इस लेयर को थिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग, और एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम में की जाती है मोस्टली।
ये करोजन के और एग्जाम्पल हैं सिल्वर और कॉपर। सिल्वर जो है ब्लैक कलर का हो जाता है जब उसके ऊपर करोजन लग जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ये याद रखना है आपको। कॉपर जो है ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, वो जो ग्रीन कलर की लेयर है वो क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट है एलॉय। तो एलॉय मैंने भी बताया क्या है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं या धातु प्लस अधातु का मिश्रण होता है। इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टीज। अब ये कुछ एलॉयज हैं, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रास जो है किस किस का एलॉय है। तो ब्रास और ब्रोंज दो ऐसे अलॉय हैं जिनमें दोनों में कॉपर है, कॉपर के साथ साथ एक और दूसरी जो चीज है वो सेपरेट है, बट कॉपर दोनों में ही यूज हो रहा है। तो ब्रास में ए आ रहा है तो ए से जेड तक होती है ना, ए बी सी, ए से जेड तक। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ब्रास में कॉपर के साथ जिंक है, जेड से जिंक, ए से ए बी सी वाला ए और जेड से जिंक। तो मतलब जहां पे ए आएगा वहां पे जेड भी आएगा, तो कॉपर के साथ क्या आ रहा है? जिंक। इस तरह से याद रख लो, डायरेक्टली याद रख सकते हो तो डायरेक्टली याद रख लेना, बट ये अलॉय आपको पता होनी चाहिए कि ब्रास का अलॉय कौन, मतलब ब्रास किस किस से मिलकर बना है। तो ब्रास कॉपर और जिंक से बना है, ब्रोंज जो है कॉपर और टिन से बना है, स्टील जो है आयरन और कार्बन से बना है, स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम और निकल से बना है, सोल्डर जो है लेड प्लस टिन से मिलकर बनता है। इनके यूजेस क्या है? यूटेंसिल्स, स्क्रूज में यूज होता है ब्रास, ब्रोंज कहाँ यूज होता है? मेडल्स में, स्टील कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, स्टेनलेस स्टील किचन आइटम्स में, और सोल्डर क्या है? वायरिंग वगैरह को ज्वाइन करने के लिए काम आता है सोल्डर। तो ये अलॉय आपको पता होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन इनकी आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा अलॉय किस चीज के कौन से मेटल या नॉन मेटल से मिलकर बना है। ठीक है, ये हो गया एलॉय का। अब मैं एक और चीज आपको बतानी थी कि एनोडाइजिंग, जिसमें से इस बार क्वेश्चन आया था। एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम में आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लोगे आप, इलेक्ट्रोलाइट में आपने टैप वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, टैप वाटर में नहीं, सॉरी डिस्टिल्ड वाटर में। अब डिस्टिल्ड वाटर में हम H2SO4 क्यों डालते हैं? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डायरेक्ट हम डिस्टिल्ड वाटर में ही इलेक्ट्रोलिसिस क्यों नहीं कर सकते, डाइल्यूट H2SO4 हम क्यों डालते हैं? तो डाइल्यूट H2SO4 हम उसकी कंडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डालते हैं, क्योंकि हमें पता है जो डिस्टिल्ड वाटर है ना उसमें इतने ज्यादा आयंस नहीं होते, तो वो इतनी ज्यादा आयंस नहीं होते तो उसमें जो है करंट उतना ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। तो जैसे ही हम H2SO4 डाल देंगे ना तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा वेरी फास्ट स्पीड में करेगा, वो कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो H2SO4 जनरली हम क्यों डालते हैं, आपको ये याद रखना है कि वो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम H2SO4 कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं वाटर में। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने क्या किया, एक साइड लेड लगाया, एक साइड एल्यूमिनियम लगाया। अब एल्यूमिनियम के हमने ऑक्सीडेशन करनी है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे हमने ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीजन की लेयर हमें चढ़ानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जो वाटर होगा ना H2O, वाटर ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी? वाटर इस तरह से ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। अब ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, और ये जो नेगेटिव है, जो ऑक्सीजन है, ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव साइड, जिसको एनोड कह रहे हैं। ये क्या है? एनोड साइड है। पॉजिटिव जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव की साइड जाएगा, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? आपकी एनोड पे जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परत चढ़ती जाएगी, तो इसी को हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी एनोडाइजिंग, कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के हम ऊपर हमने एल्यूमिनियम को एनोड साइड में लेंगे और इसमें ऑक्सीजन की परत चढ़ती जाएगी और ये हमारा बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से ये जो एल्यूमिनियम है इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोरोजन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से एनोड साइड में ये रिएक्शन हो रही है, कैथोड साइड में ये रिएक्शन हो रही है। एनोड में क्या हुआ, एल्यूमिनियम पहले ब्रेक हुआ और एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोक्साइड आयन ऐड होंगे, और ये हाइड्रोक्साइड आयन फिर ब्रेक हो जाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वाटर में। और कैथोड साइड पे क्या हो रहा है, डायरेक्टली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो रही है, कहाँ पे? ये कैथोड साइड में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, याद रखना है। एनोडाइजिंग जनरली क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर हमने एल्यूमिनियम को हमने एनोड साइड पे लगाया और उसके ऊपर हमने ऑक्सीडेशन कराई, उसी प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था वो अभी देखेंगे। क्वेश्चन था रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। असर्शन में दिया था कि एनोडाइजिंग इज अ मेथड टू प्रिवेंट मेटल फ्रॉम करोजन, कि एनोडाइजिंग एक मेथड है जिसमें से हम मेटल को करोजन से बचा सकते हैं। तो यस, दिस इज ट्रू। रीजन दिया था कि एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद अ लेयर ऑफ जिंक।
तो क्या हमने एनोडाइजिंग की प्रोसेस में जिंक की लेयर चढ़ाई या फिर हमने उसकी ऑक्सीडेशन की, या फिर हमने एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीडेशन की? तो हमने तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीडेशन की ना, जिंक की लेयर नहीं चढ़ाई। जिंक की लेयर हम कहाँ चढ़ाते हैं? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी, क्योंकि ये तो गैल्वेनाइजेशन हो गया ना फिर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रीजन जो था वो गलत था, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। तो राइट ऑप्शन था कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था एनोडाइजिंग से, जो कि मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज? जब सिल्वर को ओपन रखते हैं हम कुछ टाइम के लिए हवा में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? ड्यू टू रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर, मतलब वो जो सिल्वर है ना वो ब्लैक क्यों हो जा रहा है? तो क्यों हो जा रहा है? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ड्यू टू रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, या ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे इसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टार्निशिंग, जहाँ पे जो सिल्वर है हमारा, मतलब इतना जल्दी रिएक्शन नहीं होता कि हाँ एक दिन में या 2 दिन में, बट धीरे 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 उसके ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है। और ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है ये किस वजह से होती है? अभी मैंने आपको बताया था, ये जो लेयर थी सिल्वर सल्फाइड की लेयर है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिल्वर के ऊपर लग जाएगी। ठीक है, तो ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन एयर, वो जो सिल्वर है आपकी वो ब्लैक कलर की हो जाती है। वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण आपका सिल्वर काला पड़ जाता है। चांदी की पायल आप पहनते होंगे या कुछ बिछिए पहनते होंगे तो वो ब्लैक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। धीरे 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 होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, इसमें आप कुछ बच्चों को ये होगा कि मैम आपने तो कहा था कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ कुछ चीजें जो है वो रिएक्ट नहीं करती। देखो सिल्वर, जैसे गोल्ड हो गया ना आपका, गोल्ड तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करता, बट सिल्वर हो गया ये धीरे 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 रिएक्ट करता है। बाकियों की तरह विग्रसली अटैक मतलब रिएक्ट नहीं करता, बट हाँ रिएक्ट करता है, बट काफी धीरे करता है, काफी स्लो करता है। ठीक है, बट अगर हम पूछें कि ऐसा कौन सा मेटल है जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, तो यस, गोल्ड जो है वाटर और ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है ना। आप गोल्ड पहनते होंगे, आपने देखा होगा गोल्ड जैसा आपने पहना है वैसा ही रहेगा, चाहे वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आए, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आए, वो खराब नहीं होता कभी भी। ठीक है, बाकी जितने और मेटल्स है, प्लेटिनम भी खराब नहीं होता। बाकी सिल्वर जो है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, खराब होता है, इतनी जल्दी नहीं होता, बट हाँ करता है रिएक्ट। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं करता, पर धीरे धीरे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड ये जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी में मिल जाएंगे, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और डेली आपको 7 बजे क्लास मिलेगी शाम को। और उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो जब भी आए, मतलब वैसे तो डेली ही आएगा 7 बजे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा करने वाले हैं, दैट इज सेल हम डिस्कस करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके अलावा पेडागोजी के सेशन भी आपको साथ साथ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।